नमस्कार दोस्तों। सरकार किसी मंत्री किसी दूसरे की सुविधा में व्यस्त है। सरकार कहीं आरती उतार रही है, सरकार कहीं ट्रोल कर रही है और सरकार कहीं झूठ बोल रही है। सरकार कहीं ब्राह्मणवाद, कहीं हिंदुत्व के नाम पर हिंसा में संलिप्त है और सरकार इस देश में मरती गायों को नहीं देखती है। वो नहीं देखती है कि कैसे छत्तीसगढ़ में एक ही दिन में ट्रक से कुचलकर 15 गायें मर गई, क्योंकि गायों के लिए बने गौशालाओं में उन्हें जगह नहीं मिल रही। मध्य प्रदेश सरकार की यह स्थिति हो गई कि उसने कह दिया कि लोग अपने घरों पर गायों को वो करके संरक्षित करें, हम नहीं कर सकते। और सरकार ट्रोल कर रही है राहुल गांधी को, लेकिन उसी असम का मुख्यमंत्री उन्हें ट्रोल तो करने के लिए उसके पास टाइम है, अपने यहां बाढ़ से मरते हुए लोगों के दर्द को बांटने का टाइम नहीं है। वहां दर्जनों लोग मर चुके हैं, अब शायद सैकड़ों हो गई होगी संख्या। तो यह स्थिति है। उत्तर प्रदेश में 1.5 दर्जन लोग मर गए बाढ़ से। कानपुर में 2-2 फुट पानी भर आया। तमाम और जगह यही हो रहा है। तमाम एयरपोर्ट्स में पानी टपक रहा है, लग रहा है झरना चल रहा है। गुवाहाटी एयरपोर्ट जो अदानी को दिया हुआ है, वहां पर पानी बिल्कुल टपकता है, लगता है सब खत्म हो जाएगा, झरना चल रहा। और यही स्थिति रायबरेली में 1 साल पहले बनाए गए रेलवे स्टेशन में, जिसे 41 करोड़ में बनाया गया था, वो पूरा लग रहा था कि वहां पर तो बिल्कुल फव्वारे लगा दिए गए। तो उस तरह की स्थिति है। इस तरह की स्थिति है कि मुजफ्फरनगर में एक चलती हुई नई बनी सड़क एकदम से ढह जाती है, पुलिया ढह जाती है और खत्म हो जाता है। जो उसके रोड के उस तरफ वो उस तरफ रह गए, जो इस तरफ रह गए। कैसे जाए? बिहार में 20 दिनों में 1 दर्जन पुल टूट के गिर जाते हैं। उत्तराखंड में अभी हाल ही में बना एक पुल एकदम से भरभरा कर गिरता है और टूट जाता है। और 8 साल पहले अवैध तौर पर सूरत में बनी इमारत, 5 मंजिला इमारत ढह जाती है और 7 लोग मर जाते हैं, कई लोग दबे हुए। ये छोटी छोटी चंद चंद घटनाएं। हाथरस में इतना बड़ा हादसा होता है, 125 लोग मर जाते हैं और कोई पूछने वाला नहीं, कोई जांचने वाला नहीं। जांच के नाम पे आई वॉश होता है और स्थिति ये होती है कि कैसे मुख्य आरोपी को बचाया जाए, उस बाबा को बचाया जाए, उसके लिए काम होता है। क्यों? धर्म की नफरत की प्रयोगशाला चलानी। कोई जेल गया हुआ व्यक्ति, तमाम अपराध किया हुआ व्यक्ति बाबा बन जाता है। कोई मसाज पार्लर चलाने वाला बाबा बन जाता है। कोई कुछ और करने वाला बाबा बन जाता है और बाबाओं की दुकान चल रही है, देश भर में चल रही है। और तमाम तरह के उनके ढोंग, उनके तमाम चमत्कारों की कहानियां गढ़ी जाती हैं। वैसे ही जैसे नरेंद्र मोदी की कहानी गढ़ी जाती है कि बाल नरेंद्र कैसे पकड़ लाए थे मगरमच्छ को, तो आप समझिए उसी तरीके की कहानियां गढ़ी जाती। इन कहानियों के बीच लोग फंसे हुए हैं, परेशान हैं, संकट में हैं।
इस देश के अंदर बेरोजगारी है, महंगाई है, सामाजिक आर्थिक असमानता है, लोगों में भेदभाव बढ़ गया है, सांप्रदायिक तनाव और विद्वेष बढ़ गया है। हालात ये हैं कि किसकी चिंता करें। छात्र अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं, जो परीक्षा देते हैं उसी का पेपर लीक हो जाता है। जहां नौकरी के लिए युवा जाते हैं वहां पेपर लीक हो जाता है। तो पेपर लीक की दुकान चल रही है और तमाम पेपर बार बार निरस्त हो रहे हैं। सब कुछ डिले, न टाइम से डिग्री मिल पा रही है, न कोई और चीज मिल पा रही है। कभी नई शिक्षा नीति, कभी कुछ ये बखान किया जाता है, नाम बदले जाते हैं, लेकिन काम नहीं बदला जाता। भ्रष्टाचार इतना चरम पर है कि देश के अंदर बने तमाम रेलवे स्टेशन, ट्रेन लड़ती हैं, भिड़ती हैं, टूटती हैं और एयरपोर्ट की छतें गिर जाती हैं। आपने क्या कभी देखा था? बड़े बड़े एक्सप्रेस वे धंस जाते हैं जो हजारों करोड़ के बने, हजारों करोड़ के बने तमाम सारी वो चीजें गिरती हैं जिनको आप कभी सोच नहीं सकते, कभी सुनते नहीं होंगे। वैसे किस्से हो रहे हैं, रोज बरोज हो रहे हैं, कोई दिन नहीं जाता है। एक महिला जा रही थी राजस्थान में, सॉरी गुजरात में, और जा ही रही थी कि एकदम से रोड धसी और वो उसके गड्ढे के अंदर चली। ये स्थिति है। तो इस तरह के हालात हो और उसके बाद कहें जलभराव हो, दिल्ली पूरी झील बन जाती है, और दिल्ली ही नहीं तमाम जगह ये हालात। जब ये हालात हो तो लाखों करोड़ रुपया इस देश में नदी नालों की सफाई के नाम पर खर्च किया गया, सीवरेज लाइन को साफ करने के लिए खर्च किया गया, ड्रेनेज लाइन को वो करने के लिए खर्च किया गया। वो किसकी जेब में चला गया भाई? सड़कों के बनाने के नाम पे जो लाखों करोड़ रुपया खर्च हुआ, कैसी सड़क बनाई है? ब्रिज बनाने के नाम पे जो खर्चा हुआ वो कहां है? क्या ऐसे ब्रिज बनेंगे, ऐसे एयरपोर्ट बनेंगे और हम कहेंगे अदानी अंबानी की शादी देखिए, वहां मोहन भागवत पहुंच जाते हैं, वहां तमाम बड़े राजनेता पहुंच जाते हैं, शीश नवाते हैं। यह दशा। लेकिन यहां जनता इतनी परेशान, बेरोजगारी, असमानता, महंगाई और दूसरी तमाम समस्याएं, और इतनी समस्याएं कि वो क्या करे, उसकी निजात कहां से मिलेगी? जिसकी जिम्मेदारी है निजात दिलाने की, वो तो मंदिरों में घंटी बजा रहा है, कहीं आरती कर रहा है, हिंदुत्व का बखान कर रहा है। तो लोग फिर बाबाओं के पास जाएंगे, वहां ठगे जाएंगे, कुछ रेप का शिकार होंगे, कुछ भगदड़ में सत्संग के नाम पे होगी, चरण रज लेने के नाम पे होगी, लोग मर जाएंगे। कुछ कहीं लगेगा कि हाँ वही हो गया, बाबा ही तो सब निवारण कर रहे हैं। रोग अस्पताल में दूर नहीं होंगे, रोग दूर कराने के लिए लोग बाबा के पास जाएंगे। काम जो सरकारी मशीनरी है वहां से नहीं होंगे, बाबाओं के पास जाएंगे। तो जब यह दशा हो तो आप सोचिए, इस दशा में आज देश खड़ा है। इस दशा में खड़ा हो तो हमें 1789 की वो घटना याद आती है, जब फ्रांस में लुई 16 शासन में था और उस दौरान जनता वहां पर खड़ी होकर के उनसे कह रही थी कि हमें रोटी दो, रोटी नहीं है हमारे पास, हम परेशान हैं, खाने को रोटी नहीं है। तो लुई
16 कहता है अच्छा रोटी नहीं मिल रही है, कोई बात नहीं, आप ब्रेड खाइए, आप केक खाइए। तो आपको ब्रेड नहीं मिल रही तो आप केक खाइए। कमोवेश वही स्थिति भारत में है। भारत में नरेंद्र मोदी से आप बात करेंगे बेरोजगारी की, नरेंद्र मोदी से बात करेंगे महंगाई की, नरेंद्र मोदी से बात करेंगे मणिपुर की, नरेंद्र मोदी से बात करेंगे महिलाओं पर होते अत्याचार की, नरेंद्र मोदी से बात करेंगे आती बाढ़ की, नरेंद्र मोदी से बात करेंगे इस अनियमितता की, भ्रष्टाचार की। तो कहेंगे हम सबसे बड़ी जीडीपी की बढ़ती हुई जीडीपी की तरफ जा रहे हैं। हमारे देश के देखो इतने बड़े पूंजीपति ये कर रहे हैं, हमारे लोग ये कर रहे हैं, हम तो सबसे बड़ी पार्टी बन गए हैं, हमने ये कर लिया है। वो नहीं बताएंगे कि आपके कष्ट कैसे दूर होंगे। चीन भारत की सीमा पर कब्जा करेगा, उसके तमाम चीजों को कब्जा लेगा, लेकिन वो नहीं बताएंगे। कश्मीर में आतंकी हमला करेंगे, हमारे 2 जवान मारे जाएंगे, और हम कहेंगे हमने तो 6 हमलावरों को मार दिया। ये नहीं कहेंगे कि उनकी हिम्मत क्यों पड़ रही है ये करने की। 6 मार दिए, उनके तो अप्रशिक्षित थे, आपने उनपे लाखों करोड़ों रुपया खर्च किया था, वो लोग गए और मरने के बाद भी उतना खर्च करना पड़ेगा। अग्निवीर बना करके उन्हें आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर देंगे, और जो शहीद होंगे उन्हें हक नहीं मिलेगा। जब यह सब कुछ हो तो क्या कहेंगे कि नरेंद्र मोदी ठीक कह रहे हैं। बिल्कुल वही आज स्थिति है जो फ्रांस में थी, फ्रांस की क्रांति के समय थी। 10 साल फ्रांस में यही माहौल चला, और जब यही माहौल चला तो उस दौर में लिखने पढ़ने का दौर होता था। मॉन्टेस्क्यू ने अपनी किताब लिखी द स्पिरिट ऑफ लॉज, उसमें कहा कि किस तरीके से असमानता है, निरंकुश सरकार है, और सरकार, न्यायपालिका और विधायिका ये सब किस तरीके से काम कर रहे हैं, और ये जनता के लिए काम करने की बजाय कुछ और लोगों के लिए काम कर रहे हैं। वॉल्टेयर ने अपनी किताबों में लिखा लेटर्स ऑफ द इंग्लिश, उसमें उन्होंने ब्रिटेन के राज से तुलना करते हुए कहा कि ब्रिटेन का राज देखिए कितना अच्छा है, वहां राजा है लेकिन लोकतंत्र है। और उन्होंने कहा कि किस तरीके से फ्रांस की यह व्यवस्था, ये बुराई है कि सब कुछ बाद में, कि कैसे राज्य में असहिष्णुता हो गई है, अन्याय हो गया है, दमन किया जा रहा है, अत्याचार किया जा रहा है हर उस आवाज को जो सच बताती है। रूसो ने अपनी पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में, रूसोनो में, इन दोनों में लिखा कि मनुष्य की स्वतंत्रता उसका हक है, और उसने कहा कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुए हैं और सर्वत्र जंजीरों में जकड़ दिए गए हैं। रूसो ने कहा सामूहिक इच्छा से बने राज्य का यह अनिवार्य सार्वभौमिक कर्तव्य है कि वो हर व्यक्ति को साथ लेकर के चले, पूरे राज्य के लोगों के लिए समान अवसर उपलब्ध कराए, उनके लिए समानता का भाव रखे, किसी में भेद ना करे। लेकिन हमारे यहां जब चुना जा रहा है, कोई प्रधानमंत्री बन जा रहा है, क्या उसके बाद में ऐसा कर रहा है? और रूसो ने यह भी लिखा कि जिन लोगों को कार्यपालिका की शक्ति दी गई है वो जनता के मालिक नहीं है, जनता ने उन्हें कार्यकारी नियुक्त किया है, और उनका कर्तव्य है कि वो उस जनता के आदेशों का पालन करें। क्या ऐसा हो रहा है? क्या जनता के लिए उस तरह से किया जा रहा है? नहीं किया जा रहा। पंजाब में गांव गांव में, शहर शहर में, मोहल्ले मोहल्ले में नशा पहुंच गया है, और ये नशा कहां से आता है? गुजरात से। गुजरात में कहां से? अडानी के पोर्ट से। इस तरीके से नशा आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, और नशा के पूरा कारोबार हो रहा है। जब यह सब हो रहा हो तब
आज से ही यदि तुलना करते हैं, उस समय 3 तरह के स्टेट्स हो गए थे। एक पादरी लोग चलाते थे जो सर्वोच्च स्तर पे थे। आज भी हम देखते हैं ब्राह्मणवादी, धर्मवादी, हिंदूवादी और ये वादी हिंदू, यह लोग सत्ता के केंद्र बने हुए लूट रहे हैं उस नाम पे, धर्म के नाम पर, धार्मिक स्थानों के नाम पर। मंदिरों में लूट है, दूसरी और जगह लूट है, और उस लूट का नतीजा ये है कि लोगों की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ होता है। वो असल में जो बात रूसों ने कही थी, कि मोंटेस्को ने भी कही थी, कि अब लोग ईसाई नहीं रह गए हैं, असल में वो धंधेबाज बन गए। तो आज धर्म को धंधा बना दिया गया है और उसे कहीं पे हिंसा के लिए, कहीं नफरत के लिए, कहीं किसी चीज के लिए करके सत्ता का साधन बना दिया गया है। और वो ऐश कर रहे हैं जो इन पर उस जमाने में पादरी होते थे, वो पादरियों के लिए कहते थे। आज वही स्थिति है। और पादरी में भी 2 तरह के होते, एक गरीब पादरी, एक अमीर पादरी जो राज सत्ता के साथ होते। आज भी आप देखिएगा तमाम ब्राह्मण बिल्कुल गरीबी की हालत में जीते हैं। मंदिरों में उन्हें 5,000 रुपया, 6,000 रुपया सैलरी मिलती है, और उसके बाद कहा जाता है जो पूजा पाठ करोगे उसमें जो मिलेगा उससे खर्च चलाना। यह स्थिति है, उन्हें बंधुआ मजदूर की तरह इस्तेमाल किया जाता है। गई गुजरी हालत है। लेकिन वहीं राजा बने बैठे हैं वो जो धर्म संस्थानों पर कब्जा किए। तो वह लोग यह अभियान चलाते हैं कि सत्ता बनी रहे मोदी जी की। इसके अलावा दूसरा वर्ग था जो कुलीन वर्ग था, जो दूसरी स्टेट कह सकते हैं, वो थी जिसमें कार्यपालिका के प्रशासनिक अफसर थे, न्यायपालिका थी, तमाम पदों पर बैठे लोग थे, और ये लोग थे, ये सत्ता का सुख भोगते थे, ऐश करते थे। और उसमें कुछ मध्यम वर्ग भी था, कुछ उच्च वर्ग था। ये दोनों मिल करके ऐश करते थे, लूटते थे। आज भी वही हो रहा है। एक तीसरा वर्ग था जो आज ही की तरह से है, जो दलित था, पिछड़ा था, अल्पसंख्यक था, और दूसरे लोग थे। उस तरह के लोग थे जो असमानता का शिकार थे, जो तमाम तरह से उन चीजों को फेस करते थे कि क्या स्थितियां हैं, कहां हो रहा है, क्या हो रहा है। और जो लोग ये फेस करते थे उनके साथ, वो किसान हो गए, वो हो गए, उनके साथ अन्याय जो होता था, उस अन्याय का नतीजा है कि स्थिति कि वो बेचारे लड़ने को मजबूर थे, रोटी के लिए परेशान थे, वही लड़ रहे थे। और वही लड़के, राजा क्या कहता था, मैं ही राज्य हूं, मेरे कहे हुए सब भी कानून है, मैंने जो कह दिया, मैं एक अकेला, मैंने कह दिया वही कानून बनेगा, मैंने जो कर दिया वही करे। हमने देख लिया संसद में किस तरीके से ऐसे कानून बनाए गए। तो आज वही हालात जो फ्रांस की क्रांति के समय थे, तब आज जनता की आवाज बनके तब भी रूसो खड़े हुए थे और दूसरे लोग खड़े हुए थे। आज राहुल गांधी खड़े हुए हैं, और राहुल गांधी सिर्फ वैचारिक नहीं खड़े, लड़ भी रहे, लगातार लड़ रहे हैं। चाहे वो नीट पेपर लीक के बच्चे हों उनके लिए हो, भर्ती परीक्षाओं में जो लीक हुआ है उसके लिए हो, मणिपुर को लेकर हो, नूह मेवात को लेकर के हो, या जिस तरह से हिंसक अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं उसको लेकर के हो, और जिस तरीके से गुजरात में हो या दूसरी और जगह हो, पूरे गुजरात को बदनाम करवा दिया है नरेंद्र मोदी। तो इस तरह की घटनाओं में तो वो वहां जाते हैं, हाथरस में हो, वो जाते हैं, उस पर बोलते हैं, कहते हैं। उन्होंने आज भी चिट्ठी लिखी है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को कि न्याय मिलना चाहिए, उन्हें कंपनसेशन मिलना चाहिए, अधिक से अधिक मिलना चाहिए। तो वो लड़ रहे हैं, तो लड़ाई लड़ना उनका काम है, तो लड़ रहे हैं। वो कल असम भी जाएंगे, उसी असम में जहां बाढ़ से लोग मर रहे हैं,
वो मणिपुर भी जाएंगे जहां लोग पीड़ित हैं, दर्द से करा रहे। लेकिन वो राजा जो खुद को मैं एक अकेला कहता है, उसको कहीं सांप सूंघ गया है, किसी मुद्दे पर आवाज नहीं आ रही। तो क्रांति होती है और क्रांति का यह नतीजा होता है। तो आज हम वह देख रहे हैं कि उसके पूरे लक्षण पैदा हो चुके हैं कि वह क्रांति हो। धर्म के नाम पर जिस तरीके से पाखंड हुए हैं, उसी का नतीजा है कि सरेआम खालिस्तान का समर्थन करने वालों को वह धर्म के नाम पर लोग जिता देते हैं, धर्म के नाम पे आतंकियों को जिता देते हैं और धर्म के नाम पे नफरत फैलाने वाले जीत रहे हैं। लेकिन वास्तविक जो रिप्रेजेंट करते हैं देश को, वो लड़ रहे हैं। और मुझे लगता है ये लड़ाई भले लंबी हो, लेकिन जीत होगी। जैसे फ्रांस में जीत हुई थी, लड़ाई लंबी चली लेकिन जीत हुई, लोकतंत्र स्थापित हुआ, आदर्श लोकतंत्र स्थापित हुआ आज तक। जय